मेरे प्रिय साथियों नमस्कार। आज ACTA की 10वीं नंबर की क्लास है। इससे पहले 9 क्लास हो चुकी है और वादा है हम इरादा बदल देंगे सीरीज में यूपी ACTA का महत्वपूर्ण MCQ की बात चल रही है। क्लास लेट हो जा रही है 2 दिन से। कारण है कि आप सभी का बहुत ज़्यादा मैसेज आ रहा है व्हाट्सएप पे, कॉल भी आ रहा है व्हाट्सएप पे जो कृषि छात्र आयोग चलना चाहते हैं। अगर आप आयोग चलना चाहते हैं तो आप हमसे इस नंबर पर संपर्क कर लीजिए। अब एक छोटे से मोटिवेशन के बाद अपनी क्लास की शुरुआत करेंगे। जब आप सोच लेते हो कि आप कर सकते हो तो आप आधा रास्ता तय कर लेते हैं। मतलब आपने विचार ही कर लिया कि मैं कर सकता हूँ, मैं ACTA एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकता हूँ, तो आधी सफलता तो आपके सोचने मात्र से मिल जाती है और आधी सफलता के लिए पढ़ना होगा। हम सभी आयोग कल चल रहे हैं, आपको विधिवत तरीके से मालूम है। आप सभी चलिए, क्योंकि विज्ञापन निकलेगा तभी हम लोगों का जीवन सफल होगा। कल हमने एक क्वेश्चन आपको दिया था 20 नंबर पे कि बीरा कोला आसोक्रेट्स किस फसल का कीट है। तो आप सभी ने करेक्ट आंसर दिया था अनार। बिल्कुल, ये अनार का कीट है, यानी अनार की तितली इसको बोलते हैं और ये प्रमुख कीट है जो इस फसल को नुकसान पहुंचाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, धान 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 फसल चक्र इंगित करता है। तो क्या इंगित करता है? मोनोकल्चर है ये। विकल्प नंबर ये सही होगा। यानी एक वर्ष में एक ही भूमि पर एक ही फसल उगाना क्या कहलाता है? मोनोक्रॉपिंग कहलाता है। इतना समझ में आया होगा। और अगर बात करें इसकी फसल की सस्यन सघनता कितनी होती है, तो 100% होती है। बिल्कुल 100% होती है। इतना समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 2 है, गेहूं की फसल में खरपतवार प्रतिस्पर्धा की सबसे अधिक क्रांतिक अवस्था क्या है? बिल्कुल आप सभी बताइए, सबसे अधिक क्रांतिक अवस्था क्या है? तो बुआई के 25 से 31 दिन, यानी जब आप गेहूं की फसल की बुआई करते हो तो 25 से 31 दिन के अंदर उसमें खरपतवार की समस्या बहुत ज़्यादा होती है। तो उसको आप निकाल दोगे तो आपकी फसल बहुत अच्छी चलेगी। इसमें खरपतवार का खतरा सबसे ज़्यादा होता है मेरे साथियों। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 4, भारतवर्ष में उर्वरक की खपत सर्वाधिक होती है। भारतवर्ष में उर्वरक की खपत सर्वाधिक होती है तो किस में होती है? गेहूं में होती। बिल्कुल आप सही जवाब दे रहे हैं, गेहूं में होती है। मेरे साथियों किस में होती है? गेहूं में होती है। क्वेश्चन नंबर 5, मक्के में श्वेत कलिका बीमारी होने का कारण, यानी जो मक्के में श्वेत कलिका बीमारी होती है किसके कारण होती है? बिल्कुल जस्ते की कमी के कारण होती। किसकी कमी के कारण होती साथियों? जस्ते की कमी के कारण होती है। जब मक्का इस बीमारी का शिकार हो जाए तो क्या करना चाहिए मेरे साथियों? 20 किलोग्राम जिंक का प्रयोग करिए अपने खेत में। इस बीमारी से पूर्णतः निजात मिलेगी। मेरे साथियों 6 नंबर का क्वेश्चन है, एजोला मृदा में वातावरण नाइट्रोजन स्थित करता है। तो कितना करता है? 240 किलोग्राम पर हेक्टेयर, 440 किलोग्राम पर हेक्टेयर, 451 किलोग्राम पर हेक्टेयर। तो उपरोक्त में कोई नहीं होगा मेरे साथियों, उपरोक्त में कोई नहीं होगा। विकल्प नंबर डी सही होगा। जो एजोला में मृदा वातावरण से 80 से लेके 670 किलोग्राम नाइट्रोजन स्थित करता है, यानी इकट्ठा करता है। कितना? 80 किलो से लेके 670 किलोग्राम। बिल्कुल मेरे साथियों लिंक को जल्दी जल्दी शेयर कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 आप लोगों के बीच में है, सम्राट नवीनतम विकसित प्रजाति है। तो सम्राट किसकी नवीनतम विकसित प्रजाति है? मूंग की। बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। किसकी प्रजाति मेरे साथियों? मूंग की। और ऐसे अगर बात करें तो चने की भी पुरानी किस्म का नाम भी सम्राट है, यानी चने की पुरानी किस्म का भी नाम सम्राट है। तो यानी विकल्प अगर इसमें अगर पुरानी किस्म की बात की जाए तो चने का भी एक पुरानी किस्म है जिसका नाम सम्राट है, और जो नई प्रजाति विकसित की गई उसका क्या नाम है? सम्राट है, वो मूंग का है, लेकिन आयोग इसका मूंग मान रहा, तो आप लोग मूंग याद रखोगे। एजोला नत्रजन स्थिरीकरण
क्या है? फर्न है। क्या है मेरे साथियों? ये फर्न है। अब इतना आपको समझ में आ रहा होगा क्या है? फर्न है। यानी एजोला नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य जलीय फर्न साथ करता है। और क्या है? एजोला सिर्फ नाइट्रोजन की आपूर्ति करता है, बल्कि इसमें बायोमास के रूप में कार्बन पदार्थ में बढ़ोतरी कर मृदा की उर्वरता को भी बढ़ाता है। यानी ये मृदा उर्वरता को भी बढ़ाता है। इतना समझ में आया मेरे साथियों? लिंक को जल्दी जल्दी शेयर कर दीजिए। मज़ा आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए। यूरिया सुपर ग्रेन्यूल का प्रयोग लाभकारी है। किसमें लाभकारी है मेरे साथियों? किसमें लाभकारी है? आप सभी बताइए। जल भराव वाली मृदा में लाभकारी है। किसमें लाभकारी है? जल भराव वाली मृदा में लाभकारी है। यानी यूरिया के दोनों, अर्थात क्या, 1 से 4 ग्राम वजन का प्रत्येक दाना का निर्माण किया जाता है। इससे क्या किया जाता है? 1 से 4 ग्राम दाना का निर्माण किया जाता है, ग्राम का। जब इन बड़े दानों को मृदा के अपचयित क्षेत्र में डाला जाता है। किस क्षेत्र में डाला जाता है? अपचयित क्षेत्र में डाला जाता है। तब नाइट्रोजन क्षय बहुत कम हो जाता है, यानी नाइट्रोजन का नुकसान बहुत कम हो जाता है। और मिट्टी के निचले सतह में डालने की सुविधा को देखते हुए यूरिया को मोटे दाने का निर्माण या मिट्टी के साथ मिश्रित कर गेंद का निर्माण किया जाता है। इतना समझ में आया? यानी जो यूरिया होता है मिट्टी के थोड़ा अंदर डालना चाहिए, इसका कहने का मतलब। तो विकल्प नंबर ये सही है इसका। मेरे साथियों क्वेश्चन नंबर 10 है, पौधे में नाइट्रोजन की कमी के लक्षण सर्वप्रथम दिखाई देते हैं। भैया अगर आपके खेत में कोई फसल लगी है और आप यूरिया खाद नहीं डालते या नाइट्रोजन नहीं डालते तो सबसे पहले उसका असर कहाँ दिखता है? एक पौधा है, उसमें पत्तियां निकली हुई हैं, उसमें ये पत्तियां निकली हुई हैं, तो सबसे ज़्यादा असर निचली वाली पत्तियों पे दिखाई देगा। कहाँ दिखाई देगा? निचली वाली पत्तियों पे सबसे पहले असर दिखाई देगा अगर नाइट्रोजन की कमी है तो। बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हैं आप सभी साथियों। क्वेश्चन नंबर 11 है, ब्रेसिका जांसिया वैज्ञानिक नाम है। तो किसका वैज्ञानिक नाम है मेरे साथियों? इस रई का वैज्ञानिक नाम है। रई में कितना तेल पाया जाता है? 30 से 38%। कितना? 30 से 38%। कितना पाया जाता है? 30 से 38% तेल पाया जाता है। और राई की खेती कहाँ कहाँ पे होती? बिहार में होती है, उत्तर प्रदेश में होती है और पश्चिम बंगाल में होती है। अब इसको क्या क्या बोलते हैं? इसको लाहा भी बोलते हैं, राया भी बोलते हैं तथा भारतीय सरसों भी कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? रई को लाहा बोलते हैं, राया बोलते हैं, भारतीय सरसों भी कहते हैं इसको। मेरे साथियों मज़ा आ रहा होगा आपको। बिल्कुल सही उत्तर आप लोग दे रहे हैं। 12 नंबर, मूंगफली के फली में दाने के वजन का प्रतिशत। जो मूंगफली का फली होता है, यानी जिसके अंदर मूंगफली होता है, उस दाने का वजन यानी कितने प्रतिशत का दाना होता है। यानी 100 ग्राम का अगर मूंगफली है, मानिएगा मत 100 ग्राम का कोई मूंगफली होता नहीं है, तो उसका जो अंदर दाना होगा वो कितने ग्राम का होगा? या तो कितने? तो 70 ग्राम का होगा। यानी अगर 100 है तो 100 में कितना होगा? 70 होगा, यानी 70% होगा। इतना समझ में आया मेरे साथियों? 100 ग्राम मत मानिएगा, ये 70% उस दाने का वजन होता है मूंगफली के। इतना समझ में आया मेरे साथियों? बिल्कुल आप लिंक को जल्दी जल्दी शेयर कर दीजिए। एक बहुत चर्चित क्वेश्चन है इस समय, मिलेट फसल का उदाहरण। मिलेट फसल को सरकार बढ़ावा भी दे रही है, तो क्या है मिलेट फसल का उदाहरण? इसमें क्या हो जाएगा मेरे साथियों? बाजरा हो जाएगा। आप सभी सही उत्तर दे रहे हैं। मिलेट फसल किसका उदाहरण? बाजरे का उदाहरण है। और अगर बाजरे के बीज दर की बात करें तो 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर इसका बीज दर प्रयोग किया जाता है। और एक कारण है इसका, सूखा सहने की क्षमता सिलिका नामक पोषक तत्व के कारण इसमें होता है। किसके कारण होता है? सिलिका नामक पोषक तत्व के कारण बाजरे में क्या होता? सूखा सहने की क्षमता होती है। मेरे साथियों
14 नंबर का प्रश्न है, फसल जो दाल व तेल दोनों में उपयोगी है। भैया ऐसा कौन सा फसल है जो दाल और तेल दोनों में उपयोगी, कितनी बड़ी बात है। क्या होगा, सोयाबीन होगा। सोयाबीन की दाल भी बनती है और सोयाबीन का तेल भी निकलता है। सोयाबीन में तेल कितना निकलता है, 20% तेल निकलता है। कितना निकलता है मेरे साथियों, 20% तेल निकलता है। सोयाबीन में 40% से ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है और इससे गरीबों का मीट, यानी जो गरीब मतलब गरीब इंसान का इसे मीट कहा जाता है। आप सोच लिए इतना ज़बरदस्त प्रोडक्ट है सोयाबीन कि ये गरीबों का मीट कहा जाता है। बिल्कुल आप सब सही उत्तर दे रहे हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, और इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। हर बार हम 20वां नंबर का क्वेश्चन पूछते थे, लेकिन हमने आज सोचा 14वें नंबर पे आपसे पूछ लिया जाए। फसल जिसका क्षेत्रफल भारत में सर्वाधिक है, गेहूं, धान, गन्ना या सरसों। आप सभी कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए। अगर आप ऑनलाइन इस समय देख रहे हैं तो तुरंत दीजिए, अगर बाद में आप वीडियो देख रहे हैं तब भी इसका उत्तर जरूर दे के जाइएगा, जिससे हमारा भी मनोबल बढ़ता है और आपका भी मनोबल बढ़ना चाहिए। इतना समझ में आया मेरे साथियों। दलहनी फसल जिसमें प्रायः मैदानी क्षेत्रों में सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण नहीं हो पाता है, कौन सी फसल में नहीं हो पाता है। तो मेरे साथियों कल भी ये क्वेश्चन हमने आपसे पूछा था तो और बताया था कि इसका करेक्ट आंसर राजमा होगा। क्या होगा मेरे साथियों, राजमा होगा, यानी फ्रेंच बीन होगा। बिल्कुल, राजमा में सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण नामक राइजोबियम जीवाणु नहीं पाया जाता है। क्या नहीं पाया जाता है, राजमा में सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण नामक राइजोबियम जीवाणु नहीं पाया जाता है। इतना समझ में आया होगा आपको। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है मेरे भाइयों, आप सभी उत्तर दीजिएगा। इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च वर्तमान में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान परिषद की किस वर्ष स्थापित की गई, किस वर्ष स्थापित की गई, यानी आईसीएआर की स्थापना कब हुई। 16 जुलाई, नोट करिएगा, 16 जुलाई 1929, यानी आईसीएआर की स्थापना 16 जुलाई 1929 में रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर के सिफारिश से हुआ। तब इसका क्या नाम था, इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च इसका नाम था। और 1946 में इसका नाम इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च रखा गया। क्या रखा गया, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च रखा गया। इतना समझ में आया मेरे साथियों। प्रसार शिक्षा का सिद्धांत है, प्रसार शिक्षा का सिद्धांत है। क्या सिद्धांत है, प्रसार शिक्षा का क्या सिद्धांत है मेरे साथियों, देख कर विश्वास करना और करके सीखना, यानी किसी चीज को देख के विश्वास करिए और फिर करके उसको सीखिए, इसका सिद्धांत है। बिल्कुल आप सभी सही उत्तर दे रहे हैं। अब आता है इंडियन विलेज सर्विसेज प्रोग्राम प्रारंभ किया गया। तो किसके द्वारा प्रारंभ किया गया, भारत सरकार के द्वारा प्रारंभ किया गया 1947 में। किसके द्वारा, सॉरी ब्रदर, भारत सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया 1945 में। कब 1945 में, 47 नहीं होगा, 45 होगा। यानी इंडियन विलेज सर्विस प्रोग्राम 1945 में शुरू की गई थी। सर्वोदय योजना कब शुरू की गई, 1948 से 1950। किसके द्वारा, आचार्य विनोबा भावे। नीलो बेड़ी योजना कब शुरू की गई, 1948 में शुरू की गई। किसके द्वारा शुरू की गई, भारत सरकार के द्वारा शुरू की गई। अगर आपको मज़ा आ रहा हो तो भैया वीडियो जरूर लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अंतिम क्वेश्चन आप लोगों के बीच में है, राष्ट्रीय सेवा प्रखंडों का शुभारंभ हुआ। मेरे साथियों एक चीज़ बता दूं, इस समय ज़्यादा व्यस्तता की वजह से अब मैं आपको पीडीएफ नहीं दे पा रहा हूं।
2-3 दिन के बाद सारी पीडीएफ का एक पीडीएफ बना के आपको उपलब्ध करवा दिया जाएगा। यूपी एग्रीकल्चर स्टूडेंट टेलीग्राम ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना हो तो यहाँ आप मैसेज कर लीजिए। कब शुरुआत किया गया भैया इसका? 2 अक्टूबर 1953। कब? 2 अक्टूबर 1953। राष्ट्रीय प्रसार सेवा की शुरुआत की गई, कब की गई? 2 अक्टूबर 1953। अच्छा, सामुदायिक विकास योजना की शुरुआत की कब की गई? तो 2 अक्टूबर 1952। और प्रशिक्षण एवं भेंट कार्यक्रम कब की शुरुआत की गई? तो 1973 में शुरुआत की गई होगी। वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, फिर कल मिलते हैं एक नए सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।